आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं, उसमें से नंबर फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आइए जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका पता हमें आखिर कैसे चले। अगर हम बोलते हैं और बोलते समय सेंटेंस के लास्ट में यानी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं तो ये समझ लीजिए कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे राजू दौड़ता है, पीछे आ रहा है सेंटेंस के ता है। हम किताब पढ़ते हैं, पीछे सेंटेंस क्या आ रहा है ते है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ता हूं आ रहा है पीछे, तो ता है, ती है, ते है जब लास्ट में सेंटेंस के आएगा तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें एक बात और पता चलती है कि यह हमारी आदत को दर्शाता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये नहीं पता है कि कब से पढ़ाता हूं, लेकिन वह मेरी आदत में शुमार है। वैसे ही सूर्य पूर्व से उगता है, तो इसमें सार्वभौमिक सत्य यानी कि जो सत्य है, सूर्य हमेशा ही पूर्व से उगता है, तो ऐसी चीजें भी आती हैं। हमारी आदत और सार्वभौमिक जो तथ्य हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस टेंस के भी 4 पार्ट हैं। अब इसमें है नंबर फर्स्ट पार्ट की आज हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। हिंदी में इसे स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें केवल बात स्वीकारात्मक तौर से होती है, नकारात्मक व प्रश्नवाचक के तौर पर हम बात नहीं करते हैं। केवल स्वीकारात्मक वाक्य जहां पर होंगे उसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। उसमें ना तो हम नकारात्मक वाक्यों के रूप में बात करेंगे, ना ही उसमें प्रश्न पूछेंगे। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी चीज को स्वीकार करना। स्वीकार करने का अर्थ यह है कि भाई है, ऐसा होता है, सीता गाना गाती है, नहीं गाती है या क्यों गाती है उसमें नहीं बोला जाएगा। इसीलिए अफर्मेटिव सेंटेंस को स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत 2 रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें फर्स्ट रूल की आज हम बात करते हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इंग्लिश में टेंस के अंतर्गत वह होता है जो किसी कार्य को करता है, यानी कि कर्ता, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, किसी का नाम, यदि वो एक वचन हो, जैसे सीता, गीता, राजू, शेर, कुत्ता, बंदर, ये एक वचन है। और प्रोनाउंस भी, सर्वनाम भी सिंगुलर है। यदि ही, सी, इट, ये जो प्रोनाउंस है इनको भी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यहां पर रखा जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब, वर्ब मतलब है क्रिया, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे गो है, तो गो की जो फॉर्म है गो, वेंट, गॉन, तो फर्स्ट फॉर्म है गो, तो गो का प्रयोग किया जाएगा। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राजू जाता है, राजू गोज, वहां पर हो जाएगा। और लास्ट में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, मार्केट या डेली जो भी है वो आ जाता है। तो अब इसमें बात आती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आखिरकार कहां पर लगाते हैं। एस कहां पर आएगा और ईएस कहां पर आएगा, ये मुख्य यहां पर एक प्रश्न है। तो आइए समझे एस और ईएस का प्रयोग। तो शर्त यह है एस या ईएस का प्रयोग करने के लिए
कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उसके साथ जो क्रिया आई हो, जो वर्ब आई है, उसके लास्ट में यदि ये चीज लगी हो, देखिए कौन कौन सी, CH, SH, SS, O तथा X वहां पर जो है आया हो, इनमें से कोई चीज यदि वर्ब के लास्ट में आई हो तो उसके बाद हम ES का प्रयोग करते हैं। यदि CH, SH, SS, O और X आया हो तो ES का प्रयोग होगा। अगर वर्ब के लास्ट में ये सारी चीजें नहीं आई हैं तो फिर केवल S का प्रयोग किया जाता है। आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह जाता है, इसमें सब्जेक्ट है जाने वाला वह, यानी कि ही। तो इस रूल में हम रखेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। जैसे सब्जेक्ट है ही आ गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, ये आ गया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जाना, तो जाने को कहते हैं गो। तो अभी ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही और वर्ब है जाना, गो। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म और साथ में लगता है एस या ईएस। तो हम ईएस कहां पर लगाते हैं? यदि क्रिया, क्रिया देखिए गो, गो मतलब जाना, और इसके लास्ट में आया है ओ, तो यहां भी देखिए ओ। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो और वर्ब के लास्ट में ओ आया हो तो ईएस का प्रयोग करते हैं, तो ही गोज। हम जगह जगह पर देखते हैं लेकिन समझ नहीं आता है, तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है। तो पीछे वर्ब के ओ आया तो हम ईएस लिखेंगे। वैसे ही अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक सिंगुलर है, द टीचर, द टीचर। अच्छा, टीचर जो अपनी पूरी क्लास को दर्शाए, तो कोई भी चीज है जो पूरी क्लास को दर्शाता है तो आर्टिकल द का प्रयोग उसके पहले किया जाता है और अ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो द टीचर, अब उसकी क्रिया है टीच, टीच, अब द टीचर टीच। तो ये जो है इसमें क्या है कि पीछे आ रखा है वर्ब, क्रिया है टीच, टीच में CH आ रखा है, देखिए, तो यहां पर ES हो जाना है। अगर ये सारी चीजें नहीं आई होंगी, जैसे यहां पर आया था CH, द टीचर टीच, अगर ये सारी चीजें ना हो पीछे तो फिर केवल वर्ब की फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और उसके साथ केवल S लगेगा। अब वैसे ही सीता कपड़े धोती है, तो सीता वॉशेस क्लोथ्स। ये देखिए, तो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉश है क्रिया और इसके लास्ट में आया है SH, तो यहां पर जो है SH आया है और सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ ES लग जाता है। वैसे ही एक दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं। राजू यहां से गुजरता है, राजू सिंगुलर है तो ये हो जाएगा राजू, अब गुजरने को कहते हैं पास। देखिए पास, राजू सिंगुलर है और वर्ब है पास, तो SS जो है पीछे आया हुआ है तो यहां पर भी ES लग जाएगा। राजू पासेस थ्रू हेयर, राजू पासेस थ्रू हेयर, राजू यहां से गुजरता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब वैसे ही X आएगा, अगर वर्ब के पीछे X आ जाता है तो X आने पर भी हम जो है ES का प्रयोग करते हैं, और O आ जाए, SS आ जाए तो इन सब के पीछे जो है ES का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे बिल्ली दौड़ती है, बिल्ली दौड़ती है। अब देखिए इसकी अगर हम इंग्लिश बनाएं तो
अ कैट रन। तो भाई अ कैट है सिंगुलर सब्जेक्ट और क्रिया है रन, और रन के पीछे देखिए ना तो सी एच आया है, ना एस एच, एस एस ओ और एक्स कुछ नहीं आया है, तो यहाँ एन है, लेकिन सब्जेक्ट है सिंगुलर अ कैट, तो हमें एस यहां पर लगाना पड़ेगा, एस या एस में से एक चीज, तो नियमानुसार यहां पर आएगा एस, अ कैट रन्स। तो हमें ये समझ में आ गया है कि एस का प्रयोग और ईएस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस में आखिर कहां पर किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कैच यू लेटर।